सोचे, अगर देश का सबसे बड़ा लीडर अपनी मनमर्जी से आपका घर छीन ले, आपको बिना किसी वजह के सालों तक जेल में डाल दे, और कोई भी कानून, कोई भी अदालत उसे रोक ना पाए। कैसा महसूस होगा? वो बेबसी कैसी होगी? आज ये सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन लगभग 800 साल पहले इंग्लैंड में ये रोज की हकीकत थी। राजा ही कानून था। और फिर एक दिन कुछ अमीर और ताकतवर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ही सही, राजा को एक दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी क्रांति की नींव रख रहे थे। आप सुन रहे वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। और आज का ये टॉपिक मैग्ना कार्टा सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पे चुना गया है। तो आज हम इस 800 साल पुराने दस्तावेज की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैग्ना कार्टा क्या था। तो फिर मिशन क्या है? हमारा मिशन उस पहेली को सुलझाना है कि कैसे एक स्वार्थ से भरा और अपने समय में पूरी तरह से फेल हो चुका दस्तावेज आज पूरी दुनिया में हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का आधार बन गया। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1215 का इंग्लैंड। हाँ। स्टेज पर एक राजा है, किंग जॉन। कैसा राजा था ये? किंग जॉन मतलब इतिहास के सबसे बदनाम राजाओं में से एक था। अत्याचारी, लालची और भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उसकी 3 बड़ी समस्याएं थीं। पहली, वो फ्रांस के साथ लगातार युद्ध हार रहा था। अच्छा। और अपने बाप दादा की जमीनें गंवा रहा था। इसीलिए मजाक में लोग उसे जॉन सॉफ्ट स्वॉर्ड कहते थे। यानी कमजोर तलवार वाला जॉन। हाँ। मतलब एक नाकामयाब राजा। हाँ, और जब कोई राजा नाकामयाब होता है तो वो अपनी जनता पर गुस्सा निकालता है। सही बात है। तो अपनी हार की भरपाई के लिए उसने अपने ही लोगों पर, खासकर बैरन्स पर बहुत भारी और मनमाने टैक्स लगा दिए। बैरन्स मतलब? बैरन्स मतलब उस समय के बड़े जमींदार, जागीरदार। ओके। दूसरी समस्या, वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। शक के आधार पर किसी भी बैरन को गिरफ्तार करवा लेता, उसकी जमीन छीन लेता। मतलब न जान की सुरक्षा न माल की, एक तरह का जंगल राज था। हाँ, जहां सबसे बड़े शिकारी की मर्जी ही कानून है। और तीसरी समस्या? तीसरी बात, उसका पोप से भी झगड़ा हो गया था। और उस जमाने में पोप से झगड़ा मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो इन सब वजहों से उसके बैरन्स तंग आ चुके थे। बुरी तरह से। उनका पैसा भी जा रहा था और इज्जत भी। उन्हें लगा कि ये राजा तो हमें बर्बाद कर देगा। तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह। हाँ, उन्होंने मिलकर एक सेना बनाई और राजा के खिलाफ बगावत कर दी। इंग्लैंड में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। राजा अकेला पड़ गया। बिल्कुल। लंदन शहर पर बैरन्स ने कब्जा कर लिया। किंग जॉन बुरी तरह घिर चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 15 जून 1215, रनीमेड नाम की जगह पर। हाँ, मुझे लगता है ये कोई भव्य दरबार नहीं होगा, बल्कि एक तनाव भरा माहौल होगा। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ डरा हुआ राजा और दूसरी तरफ हथियारों से लैस, गुस्से में भरे बैरन्स। और उन्होंने राजा के सामने अपनी शर्तें रखी। हाँ, एक चार्टर, एक घोषणा पत्र रखा और कहा, इस पर अपनी मोहर लगाओ वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मजबूरी में राजा को साइन करना पड़ा। बेमन से किंग जॉन को उस दस्तावेज पर अपनी शाली मोहर लगानी पड़ी। उसी दस्तावेज को आज हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा, जिसका लैटिन में मतलब है द ग्रेट चार्टर या महान घोषणा पत्र। तो इसमें ऐसी क्या महान बातें थी जिसने इसे अमर बना दिया? इसमें देखिए कई क्लॉज थे, लेकिन 4 विचार ऐसे थे जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया था रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। हाँ, जिसका मतलब था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून ही सुप्रीम है। एक मिनट, ये सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। मतलब 800 साल पहले वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री या राजा भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ सकता। एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट के मैदान में नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो नया खिलाड़ी हो या खुद कप्तान। कप्तान ये नहीं कह सकता कि मैं आउट नहीं होऊंगा क्योंकि मैं कप्तान हूँ। बेहतरीन उदाहरण है। मैग्ना कार्टा ने कानून को अंपायर बना दिया और राजा को एक खिलाड़ी। जबकि पहले राजा ही अंपायर था, राजा ही खिलाड़ी था। एग्जैक्टली। इस एक सिद्धांत ने पूरी राज्य व्यवस्था की नींव हिला दी। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा बड़ा सिद्धांत था जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, जो इसके सबसे मशहूर क्लॉज 39 में लिखा है। और क्या कहता है ये क्लॉज 39? इसकी एक लाइन इतिहास में अमर हो गई। नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजन्ड एक्सेप्ट बाय द लॉफुल जजमेंट ऑफ हिज इक्वल्स और बाय द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब किसी भी आजाद इंसान को देश के कानून के मुताबिक मिले फैसले के बिना गिरफ्तार या कैद नहीं किया जाएगा। हाँ। वाह, मतलब राजा की मर्जी खत्म और कानून की प्रक्रिया शुरू। बिल्कुल।
अब आप किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो आपको पसंद नहीं। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, सुनवाई होगी, सबूत देखे जाएंगे। यही तो आज के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बीज है। सही कहा। और यहीं से हमारे संविधान के आर्टिकल 21 जीने का अधिकार की वैचारिक यात्रा शुरू होती है। अच्छा, और तीसरा सिद्धांत? तीसरा सिद्धांत था नो टैक्स विदाउट कंसेंट, यानी सहमति के बिना कोई टैक्स नहीं। हाँ, बैरन्स ने साफ कहा कि अगर राजा को कोई नया टैक्स लगाना है तो उसे 25 बैरन्स की एक काउंसिल से पूछना पड़ेगा। मतलब राजा की जेब खर्ची पर लगाम लगा दी। ये तो आज की संसद जैसा ही है। बिल्कुल। हमारी सरकार भी बजट पास किए बिना, यानी संसद के सहमति के बिना, हम पर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकती। कमाल है। और चौथा सिद्धांत था एक्सेस टू जस्टिस, यानी न्याय तक पहुंच। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था टू नो वन विल बी सेल, टू नो वन डिनाई और डिले राइट और जस्टिस। हम किसी को न्याय बेचेंगे नहीं, किसी को न्याय से वंचित नहीं करेंगे और न्याय देने में देरी नहीं करेंगे। जी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का विचार 800 साल पुराना है। ये तो कमाल है। ये चारों सिद्धांत तो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र का आधार लगते हैं। ऐसा लगता है 1215 में ही इंग्लैंड में लोकतंत्र आ गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? सच तो यह है कि मैग्ना कार्टा अपने समय में एक बहुत बड़ी असफलता थी, एक मैसिव फेलियर। क्या मतलब? इतने महान सिद्धांतों के बावजूद? हाँ, इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली, जैसा क्लॉज 39 में लिखा था, नो फ्री मैन, कोई भी आजाद इंसान। तो ये अधिकार सिर्फ आजाद लोगों के लिए थे, जो उस समय इंग्लैंड की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा थे। यानी बैरन्स, नाइट्स और कुछ अन्य अमीर लोग। हाँ, उस समय की 90% से ज्यादा आबादी, जो किसान या दास थे, उनके लिए मैग्ना कार्टा में कुछ नहीं था। वो राजा के नहीं, अपने जमींदार के गुलाम थे। ओह, तो ये लोकतंत्र का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि अमीरों के अधिकारों का एक समझौता था। बिल्कुल। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ये कोई महान क्रांति नहीं थी, ये तो अमीर लोग अपना पैसा और अपनी जमीन बचा रहे थे। एग्जैक्टली। और दूसरी और भी मजेदार बात यह है कि ये चार्टर मुश्किल से 3 महीने भी नहीं चला। 3 महीने भी नहीं? नहीं, किंग जॉन ने इस पर साइन तो कर दिया, लेकिन उसकी इसे मानने की कोई नियत नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसने फौरन पोप से संपर्क किया और पोप ने इस दस्तावेज को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया। मतलब जिस दस्तावेज को हम आज इतना महान मान रहे हैं, उसे राजा ने साइन करने के कुछ ही हफ्तों बाद कूड़े में फेंक दिया। हाँ, और इसके बाद इंग्लैंड में फिर से गृह युद्ध छिड़ गया। और किंग जॉन का क्या हुआ? इसी लड़ाई के दौरान 1 साल बाद किंग जॉन की बीमारी से मौत हो गई। तो जिस दस्तावेज को हम मानवाधिकारों की शुरुआत मानते हैं, वो असल में अमीरों के लिए था और लागू होते ही फेल हो गया। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आज एक असफल दस्तावेज पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये दोबारा जिंदा कैसे हुआ? ये इसकी कहानी का सबसे जादुई हिस्सा है। किंग जॉन की मौत के बाद उसका बेटा हेनरी तृतीय, जो सिर्फ 9 साल का था, राजा बना। अच्छा, एक बच्चा राजा बना? हाँ, देश में गृह युद्ध चल रहा था। हेनरी को बैरन्स के समर्थन की जरूरत थी, तो उसके सलाहकारों ने 1216 में और फिर 1217 और 1225 में मैग्ना कार्टा को कुछ बदलावों के साथ फिर से जारी किया। इस बार राजा की मजबूरी नहीं थी। नहीं, इस बार ये समर्थन हासिल करने का एक तरीका था, एक राजनीतिक हथियार बन गया। और फिर ये एक परंपरा बन गई होगी। बिल्कुल। धीरे धीरे हर बार जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता, तो उससे मैग्ना कार्टा को फिर से कंफर्म करने की मांग की जाती। और धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि ये सिर्फ बैरन्स के लिए था। सही पकड़ा। ये एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल, राजा की मनमानी के खिलाफ हर नागरिक के अधिकार का प्रतीक। ये एक विचार था जो अपनी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जरूरी ये नहीं कि दस्तावेज 1215 में क्या था, जरूरी ये है कि वो आगे चलकर लोगों की नजर में क्या बन गया। हाँ, एक विचार का बीज जो सदियों बाद अधिकारों का एक विशाल पेड़ बन गया। एकदम सही। और इसी पेड़ की एक शाख हमारे भारतीय संविधान तक भी पहुंची है। चलिए अब इस कनेक्शन को जोड़ते हैं। ये 800 साल पुरानी अंग्रेजी कहानी एक भारतीय नागरिक या लॉ स्टूडेंट के लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने, खासकर डॉक्टर अंबेडकर ने, दुनिया भर के संविधानों का गहरा अध्ययन किया था और उन सभी पश्चिमी संविधानों की जड़ कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा में थी। तो ये एक वैचारिक विरासत है जो हमें मिली। बिल्कुल। तो एक एक करके कनेक्ट करते हैं। मैग्ना कार्टा का रूल ऑफ लॉ यानी कानून सबसे ऊपर है। वो सीधे सीधे हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो आम आदमी हो
या देश का राष्ट्रपति। हाँ, और वो क्लॉज 39 जो कहता है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो हमारे संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की आत्मा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही वंचित किया जा सकता है। ये वही मैग्ना कार्टा की भावना है। तो इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी हम संविधान में आर्टिकल 14, 21 और 22 पढ़ें तो ये समझें कि इन सभी आर्टिकल्स का डीएनए, हाँ, इनकी जो जन्म कुंडली है वो 800 साल पहले मैग्ना कार्टा में लिखी गई थी। बिल्कुल सही कहा। ये इन मौलिक अधिकारों का ब्लूप्रिंट है। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि इसे कानून की पढ़ाई में एक बुनियादी सिद्धांत की तरह पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये तो हुई किताबों की बात। क्या असल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी अपने फैसलों में इस मध्ययुगीन दस्तावेज का जिक्र किया है? किया है, और एक बार नहीं कई बार। सबसे बड़ा और मशहूर केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस की कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर जब्त कर लिया था और उन्हें कारण भी नहीं बताया गया था। और सरकार का तर्क ये था कि हमने कानून के तहत ऐसा किया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पालन किया है। जी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जस्टिस भगवती ने कहा कि किसी की आज़ादी छीनने की प्रक्रिया सिर्फ कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। ये जो फेयरनेस का आइडिया है कि प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती, ये सीधे सीधे मैग्ना कार्टा के क्लॉज 13 की आत्मा से प्रेरित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में 1215 की उस भावना को जिंदा कर दिया। हाँ, एक और केस है जिसके बारे में बहुत बात होती है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। हाँ, वो तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, संविधान का मूल ढांचा है जिसे संसद भी संशोधन करके नहीं बदल सकती। और ये रूल ऑफ लॉ का विचार हमें कहाँ से मिला? इसकी जड़ें मैग्ना कार्टा में है। एग्जैक्टली। तो 800 साल पुराना एक दस्तावेज आज भी हमारे सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े फैसलों को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए इसे समझना इतना जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जिंदा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मैग्ना कार्टा सिर्फ एक पुराना धूल भरा कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विचार की यात्रा है, एक ऐसे विचार की जो अपने जन्म के समय स्वार्थी और अधूरा था, जो पैदा होते ही मर गया, लेकिन फिर राक्षस से जी उठा और समय के साथ इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी दुनिया को अपनी छांव में ले लिया। बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी शासक, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं होता। अगर आज की चर्चा से ये एक बात भी समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक कानूनी टॉपिक नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्र की नींव को समझ लिया गया है। ये वो पहली ईंट थी जिस पर आज मानवाधिकारों की पूरी इमारत खड़ी है। सही कहा। ये छोटा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन अगली बार जब कोई कोर्ट में आर्टिकल 21 पर बहस सुनेगा या अखबार में रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेगा या अपने किसी अधिकार के लिए खड़ा होगा, तो उसे ये याद रहना चाहिए कि इस लड़ाई की शुरुआत 800 साल पहले रनीमेड के उस मैदान में कुछ स्वार्थी बैरन्स ने की थी, जिन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। मैग्ना कार्टा ने 800 साल पहले वादा किया था, न्याय में देरी नहीं होगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम अपनी न्याय व्यवस्था में इस 800 साल पुराने वादे को पूरी तरह से निभा पाए हैं? बिल्कुल। ये टॉपिक आपकी डिमांड पर था। अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं जिस पर हम इतनी ही गहराई से चर्चा करें, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसे भी ऐसे ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।